यामिनी, तुम कब आओगी मेरे पास? यामिनी खामोश रहती है। युग के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो युग के सवाल का क्या जवाब दे। युग के पीछे ही अभिमन्यु खड़ा हुआ था, जो युग की सारी बातें सुन रहा था। उसे युग की आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर यामिनी की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। ना ही उसे यामिनी दिखाई दे रही थी। अभिमन्यु समझ गया था कि साधना युग ने करी थी, इसलिए यक्षिणी सिर्फ युग को ही दिखाई दे रही थी, उससे बातें कर रही थी। अभिमन्यु मन ही मन सोचने लग जाता है, ये क्या, यक्षिणी तो सिर्फ युग को दिखाई दे रही है और उससे बातें कर रही है। मैंने सोचा था अगर युग यक्षिणी को बुलाएगा तो उससे मैं अपने सवाल पूछ लूंगा, पर वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं उससे अपने सवाल कैसे पूछूं, क्या करूं? युग यामिनी को इमोशनल करते हुए कहता है, तुम्हारी ये खामोशी मेरे सारे सवालों के जवाब दे रही है यामिनी। मैंने कहा ना तुम झूठी हो झूठी, और अभी भी तुम मुझसे झूठी बोल रही हो। तुम नहीं बता रही कि तुम कब मेरी जिंदगी में वापस आओगी, कब मुझसे मिलोगी। अगर तुम वादे निभाना नहीं जानती हो तो मुझसे झूठे वादे भी मत करो। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है, तुम्हारे इन वादों के कारण किसी ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है। यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, मैं झूठे वादे नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं वापस आऊंगी युग बाबू आपके पास। मैं आपको छोड़कर भला कहीं जा सकती हूँ क्या? आप सिर्फ मेरे युग बाबू नहीं है, बल्कि मेरे दिल की धड़कन है। आपके ही होने से मेरा दिल धड़कता है। मैं आऊंगी युग बाबू, मैं आऊंगी आपके पास। युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यामिनी, तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठी हो, तुम नहीं आओगी। यामिनी रोते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, मैं आऊंगी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। युग चिढ़ते हुए गुस्से के साथ कहता है, तो फिर यामिनी मेरे सवाल का जवाब दो। अगर तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रही तो बताओ कब आओगी। यामिनी समझ गई थी कि उसे युग के सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। अगर उसने युग के सवाल का जवाब नहीं दिया तो वो उस पर यकीन नहीं करेगा, उल्टा उसका प्यार पर से भी विश्वास उठ जाएगा। शालिनी एकटक नजर से ताज में लगे लाल हीरे को देख रही थी और उसे उसमें युग दिखाई दे रहा था, जो उससे रोते रोते बात कर रहा था। शालिनी गहरी सांस लेते हुए यामिनी की आवाज में ताज के अंदर देखते हुए कहती है, मैं आपके पास तब आऊंगी युग बाबू, जब मुझे मेरा शरीर मिल जाएगा। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, शरीर? इस तरफ डायना ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अभी तक कुछ तलाश रही थी। वो बुरी तरह थक चुकी थी, पसीने से लथपथ थी, पर फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो कमरे का सामान यहाँ से वहाँ हटाने में लगी हुई थी और पूरी तरह कुछ खोजने में खो गई थी। उसे जरा भी परवाह नहीं थी कि अगर कोई आ गया और किसी ने उसे देख लिया तो वो क्या जवाब देगी। इस वक्त उसका सिर्फ एक ही मकसद था और वो था कुछ खोजना। डायना कमरे के अंदर रखी अलमारी के ड्रॉर खोलकर उसकी छानबीन कर ही रही थी कि तभी उसकी नजर अलमारी में टंगे एक ब्लेजर पर पड़ती है, जो कि काले रंग का था और बहुत पुराना लग रहा था, जिस पर धूल और मकड़ी के जालों ने अपना बसेरा बना लिया था। डायना नोटिस करती है कि ब्लेजर की आगे की जो दो पॉकेट थी, उनमें से लेफ्ट वाली पॉकेट में कागज रखा हुआ था, जो हल्का सा बाहर निकला हुआ था, जिस कारण डायना ने उसे नोटिस कर लिया था। डायना उस ब्लेजर को पकड़ती है और उसके अंदर से वो कागज निकालती है और वो देखती है कि कागज बहुत पुराना था, इतना कि मटमैला हो गया था। डायना उस पुराने कागज को देखते हुए खुद से बड़बड़ाती है, इस ब्लेजर के अंदर इतना पुराना कागज अभी तक संभाल के रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उस कागज को 4 बार फोल्ड करके रखा हुआ था। डायना उस कागज की फोल्डिंग को खोलती है। जब डायना उस कागज को पूरी तरह खोल लेती है तो देखती है उस पर बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में हिंदी में कुछ पॉइंट्स में लिखा हुआ था, जैसे किसी ने उस कागज में किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने समझने के लिए लिखा हुआ हो। उस कागज में ही पेन से कई जगह गुदा हुआ था, जिसमें अजीब अजीब से डॉट डॉट करके छोटे छोटे चित्र बने हुए थे। डायना को वो चित्र समझ नहीं आ रहे थे। डायना उन छोटे छोटे चित्रों को गौर से देखती है और समझने की कोशिश करने लग जाती है। वो देखती है कि एकदम 2 सीधी लाइनें खींची हुई थी और उसके बीच में डॉट डॉट करके छोटी छोटी लाइनें थी और उन दोनों लाइनों के एक तरफ जंगल की तरह कुछ था, जहाँ पर एक छोटा सा घर भी बना हुआ था। जब डायना उस चित्र को गौर से देखती है तो उसे वो चित्र कुछ जाना पहचाना लगता है।
डायना खुद से बड़बड़ाती है। ऐसा लग रहा है ये दो लाइनें किश्नोई नदी को रिप्रेजेंट कर रही हैं और उसके अगल बगल बंगला मुड़ा और रौंका मुचा गांव और ये जंगल, ये काला झाड़ी जंगल और ये रही ग्रेवयार्ड कोठी। इसका मतलब ये हुआ कि ये चित्र यहीं का है। अगर इसके अंदर बने चित्र यहीं के हैं तो हो सकता है इसके अंदर ये जो पॉइंट में कुछ चीजें लिखी हुई हैं वो भी इसी जगह से रिलेटेड हो। पर इसमें लिखा क्या है? डायना उस पुराने कागज को और नजदीक से देखने लग जाती है। डायना कागज के ऊपर लिखी हेडिंग को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहती है, यक्षिणी एक डायन। इतना पढ़कर डायना शॉक्ड हो जाती है। वो हड़बड़ाहट के साथ खुद से बड़बड़ाती है, ये क्या? इसमें तो यक्षिणी के बारे में लिखा हुआ है, पर ये है क्या? डायना पॉइंट्स में जो चीजें लिखी हुई थी उसे पढ़ने की कोशिश करने लग जाती है। डायना पहला पॉइंट पढ़ते हुए कहती है, यक्षिणी कौन है? डायना दूसरा पॉइंट पढ़ते हुए कहती है, यक्षिणी एक देवी या डायन। डायना तीसरा और चौथा पॉइंट पढ़ने की कोशिश करती है पर वो उसे बिल्कुल ही समझ में नहीं आते हैं। वो बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में लिखे हुए थे। उन चींटियों की तरह अक्षर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हिंदी में नहीं बल्कि दूसरी ही भाषा में लिखे हो। डायना उन दोनों पॉइंट्स को स्किप कर पांचवा पॉइंट पढ़ती है जो समझ में आ रहा था। जैसे ही वो पांचवा पॉइंट पढ़ती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पांचवा पॉइंट था, यक्षिणी और लेखक बाबू में बिसाहब। डायना पांचवें पॉइंट पर उंगली रखकर खुद से बड़बड़ाती है, ये क्या? इसमें तो यक्षिणी और लेखक बाबू का नाम लिखा है। जितना मुझे बिंदु ने बताया था उस हिसाब से युग के पापा यानी कि अनुराग अंकल को सब लेखक बाबू कहते थे। इसका मतलब यक्षिणी और अनुराग अंकल के बीच बिसाहा हुआ था। पर क्या बिसाहा हुआ होगा उन दोनों के बीच और क्यों? डायना ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक से कमरे के अंदर की लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इतना अंधेरा कि डायना को उसके हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। डायना खुद से कहती है, ये लाइट को क्या हो गया अब? इतना कहकर डायना अपना कदम आगे बढ़ाने ही वाली थी कि तभी अचानक से उसके हाथ में जो कागज था उसके अंदर अपने आप आग लगने लग जाती है। अचानक से कागज को जलता हुआ देखकर डायना के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। डर के कारण उसके हाथ पैर थर-थर कांपने लग जाते हैं। उसके हाथ में जलता हुआ कागज हिलने लग गया था। इस तरफ जंगली जानवर की आवाज का पीछा करते हुए कछुआ और कायर काला झाड़ी जंगल के काफी अंदर आ गए थे। उन दोनों के आसपास बड़ी बड़ी झाड़ियां और पेड़ थे। वो दोनों बड़े बड़े पेड़ों से चारों तरफ से घिरे हुए थे। जंगल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। कछुआ अपने आसपास देखते हुए कहता है, यार आवाज तो इधर ही साइड से आ रही थी ना? कायर डरते हुए कहता है, हाँ यहीं से आ रही थी पर लगता है हमारा वहम था, कोई जंगली जानवर नहीं है, चल वापस चलते हैं। कछुआ कायर की बात को नकारते हुए कहता है, नहीं यार वहम नहीं था, मेरे कानों में तो अभी तक उस जंगली जानवर की आवाज गूंज रही थी। कितनी खौफनाक थी वो आवाज। कायर डरते हुए कहता है, तभी तो कह रहा हूँ वापस चलते हैं, पता नहीं कौन सी नई बला है, मुझे तो डर लग रहा है। कछुआ कहता है, जब झाड़ियों के अंदर घुस रहा था तब डर नहीं लगा और अब डर लग रहा है तुझे? कायर हकलाते हुए कहता है, वो तो वहाँ पर शालिनी थी ना, इसलिए उसके सामने बहादुर बनने का नाटक करना पड़ा, वरना वो क्या सोचती मेरे बारे में कि मैं एक नंबर का फट्टू हूँ। कछुआ हंसते हुए कहता है, वो तो तू है ही, इसमें सोचने वाली क्या बात है? कछुआ ने इतना कहा ही था कि फिर जंगली जानवर की आवाज सुनाई देती है और ये आवाज लेफ्ट साइड की झाड़ियों के पास से आ रही थी। उस आवाज के बाद ऐसी आवाजें आने लग जाती हैं जैसे कोई कुछ चबा रहा हो, कच कच की आवाज। कछुआ और कायर धीरे धीरे अपने कदम उस ओर बढ़ाने लग जाते हैं जिस ओर से कच कच कुछ चबाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो दोनों अपने कदम उस तरफ बढ़ा रहे थे चबाने की आवाज तेज होते जा रही थी। जब कायर और कछुआ वहां पहुंचकर झाड़ियों को अपने हाथों से साइड करते हैं और झाड़ियों के अंदर झांक कर देखते हैं तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डर के मारे सिर्फ कायर के ही नहीं बल्कि कछुए के पैर भी कपकपाने लग गए थे। उन दोनों की आंखों के सामने एक कतार में 9 कुत्ते थे जो कि मरे हुए थे। उनकी अतड़ियां बाहर निकली हुई थी, पेट फटा हुआ था और सीधे गले पर वार किया गया था। यहाँ वहाँ खून फैला हुआ था। उन्हीं 9 कुत्तों में से एक कुत्ते के ऊपर एक काली बिल्ली बैठी हुई थी जिसका मुंह खून से सना हुआ था और वो बिल्ली उस कुत्ते का मांस खा रही थी। उसी बिल्ली की कच कच मांस चबाने की आवाज सुनाई दे रही थी। कायर उस काली बिल्ली को देखते हुए धीरे से बड़बड़ाता है,
सुना था बिल्ली कुत्तों से डरती है, पर यहाँ तो एक बिल्ली इतने सारे कुत्तों पर भारी पड़ी यार। कछुआ खामोश रहता है। वो एकटक नजर से बिल्ली को कुत्ते का मांस खाते हुए देख रहा था। कायर अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, ये बिल्ली आखिर कितनी भूखी थी यार, बताओ, 9 कुत्तों को खा गई। इसको अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ और नहीं मिला क्या? कछुआ बिल्ली को देखते हुए कहता है, ये बिल्ली मांस खाकर अपनी भूख नहीं मिटा रही बल्कि शक्ति बढ़ा रही है। कायर हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? शक्ति बढ़ा रही है? कछुआ कायर को समझाते हुए कहता है, हाँ कायर, तुझे पता है बिल्लियां किसकी पालतू होती हैं? कायर मुंह बनाते हुए पूछता है, किसकी? कछुआ जवाब देता है, डायन की। कायर घबराते हुए कहता है, क्या कहा? डायन की? कछुआ हामी भरता है, हाँ कायर, ये कोई आम बिल्ली नहीं है बल्कि किसी डायन की बिल्ली है। इन बिल्लियों में कई काली शक्तियां होती हैं। ये अपने साथ मनहूसियत लेकर आती हैं, इसलिए इन्हें कोई इंसान नहीं पालता है, पर डायने इन्हें पालती हैं, पोसती हैं, बड़ा करती हैं। डायनों को इनसे बहुत प्यार होता है। ये बिल्लियां डायनों की शक्तियां बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं। कायर कछुए को बीच में टोकते हुए कहता है, वो कैसे? बिल्ली कैसे डायन की शक्ति बढ़ाने में मदद करती है? कछुआ कायर को समझाते हुए कहता है, डायन की आधी शक्तियां उसकी चोटी में होती हैं और आधी शक्तियां उसमें जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। और मैंने अभी तुझसे कहा ना, डायने बिल्लियों को सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। कायर कहता है, मतलब डायनों की आधी शक्तियां बिल्ली में होती हैं? कछुआ आगे कहता है, हाँ कायर, और अगर बिल्ली कोई शिकार करती है तो शिकार करने पर शिकार की शक्तियां सीधे उस डायन को मिलती हैं जिस डायन की वो बिल्ली होती है। इतना ही नहीं, बिल्लियां तभी शिकार पर निकलती हैं जब डायने उनसे कहती हैं, जब उन डायनों को शक्तियों की जरूरत होती है। कायर कहता है, मतलब ये बिल्ली जिस डायन की है उसे अभी शक्तियों की जरूरत है, पर भला कुत्तों को मारकर उस डायन को क्या शक्तियां मिल जाएंगी? कछुआ कायर के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, कुत्तों से ही तो मिलेगी कायर, और वो भी 9 कुत्तों से। कहते हैं बिल्ली की 9 जिंदगियां होती हैं, और तू खुद देख ले, यहाँ पर 9 कुत्ते ही मरे पड़े हैं। ये एक प्रकार से काले जादू का टोना है, जिससे अगर बिल्ली 9 कुत्तों का शिकार करे तो बिल्ली की 9 जिंदगियों की उम्र तो बढ़ती है, साथ में डायन की शक्तियां भी बढ़ जाती हैं। कछुआ की बात सुनकर कायर पूरी तरह घबरा गया था। वो काली बिल्ली अपने खूंखार पैने दांत से अभी भी एक कुत्ते का मांस खाने में लगी हुई थी। कायर उस बिल्ली को देखते हुए कहता है, पर ये बिल्ली है किस डायन की? कछुआ उस काली बिल्ली को गौर से देखने लग जाता है। वो दोनों अभी भी झाड़ियों के पीछे छुपे हुए थे, ताकि उस काली बिल्ली की नजर उन दोनों पर ना पड़े। कछुआ उस बिल्ली को देखते हुए कहता है, कायर, तुझे ये बिल्ली जानी पहचानी नहीं लग रही? कायर पलट कर कहता है, अबे साले, ये मेरी मौसी थोड़ी है जो मुझे जानी पहचानी लगेगी, मुझे तो सारी बिल्ली एक जैसी लगती है। कछुआ कहता है, नहीं यार, इसका पंजा, इसके पीछे के पैर देख, उनमें 5 उंगलियां हैं। कायर चिढ़ते हुए कहता है, तो पैरों में 5 ही तो उंगलियां होती हैं, तभी तो उसे पंजा कहते हैं। कछुआ कायर की बात को नकारते हुए कहता है, तू मेरी बात नहीं समझ रहा कायर। मेरे कहने का मतलब ये है, बिल्ली जो होती है उसके आगे के 2 पैरों में 5 और पीछे के 2 पैरों में 4 उंगलियां होती हैं, पर इस बिल्ली के चारों पैरों में 5 उंगलियां हैं, जो इसे बाकी बिल्लियों से अलग बनाती है। जरा गौर से देख उसके पीछे वाले पैर की उंगलियां। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, अब तुझे इतने अंधेरे में उसकी उंगलियां कैसे दिखाई दे रही है? उंगलियों के चक्कर में जान से जाएंगे। तू चल यहाँ से, अगर उस बिल्ली ने देख लिया तो उन कुत्तों का जो उसने हाथ किया है वही हम दोनों कुत्तों का भी कर देगी। हम दोनों कुत्ते से कम है क्या? कछुआ कायर की बात पर ध्यान नहीं देता है, बस बिल्ली के पंजे को एकटक नजर से देखते रहता है। तभी अचानक एक औरत के कसकर चीखने की आवाज सुनाई देती है। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की